नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। प्रयागराज में एक अद्भुत, दिव्य और भव्य लोक बसा हुआ है, जिसमें परंपरा, अध्यात्म और आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। प्रयागराज में संगम किनारे बसा टेम्पररी अलौकिक संसार चमक दमक और पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर सम्मोहित कर रहा है। महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है। कल मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि भारत की सनातन परंपरा में महाकुंभ की फिलॉसफी क्या है, महाकुंभ किस तरह अमृत तत्व हासिल करने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच रहा है, महाकुंभ में साधु संत और गृहस्थों का जमावड़ा किस तरह भारत की एकता के एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि भारतीयों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाले महाकुंभ की शुरुआत आखिर कब हुई, संगम में स्नान से मोक्ष की सोच को किस घटना ने आगे बढ़ाया, साधु सन्यासी एक खास समय पवित्र नदियों के किनारे कैसे जमा होते रहे हैं, जंगल और गुफाओं में रहने वाले साधु सन्यासियों को कैसे पता चलता है कि महाकुंभ इस तारीख से शुरू होने वाला है, भारत के किस कालखंड में महाकुंभ की परंपरा को पहचान मिली, पौराणिक कथाएं और प्राचीन ग्रंथ महाकुंभ को किस तरह देखते रहे हैं, महाकुंभ में शाही स्नान की एंट्री किस तरह हुई, मुगलों के दौर में महाकुंभ की भव्यता बढ़ी या घटी, अंग्रेजों ने महाकुंभ के आयोजन में कितनी दिलचस्पी दिखाई। बात उस दौर की भी करेंगे जब महाकुंभ में पहुंचने वाले हर तीर्थयात्री को टैक्स चुकाना होता था। आजादी के बाद महाकुंभ के आयोजन में सरकारों ने किस तरह दिलचस्पी दिखाई। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम महाकुंभ का कालचक्र में। पहला महाकुंभ कब लगा होगा, इसका आयोजन किस तरह हुआ होगा, इस सवाल का जवाब इतिहासकार लंबे समय से खोज रहे हैं। कोई महाकुंभ के इतिहास को 2000 साल पुराना बताता है, तो कोई इसे आदि शंकराचार्य के दौर से जोड़कर देखने की कोशिश करता है। भगवत पुराण में देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन का जिक्र है। मंथन से निकले अमृत के लिए छीना झपटी और भागा भागी का जिक्र भी है। इसमें धरती पर 4 जगहों पर कलश से अमृत की बूंदें छलकने का जिक्र है, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक ऋचा में कहा गया है कि जो लोग श्वेत और श्याम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो धीर प्राणी उस जगह अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जरा प्रयागराज में संगम का भूगोल देखिए। एक ओर से श्वेत गंगा की धारा आती है, दूसरी ओर से यमुना की श्याम धारा आती है। श्वेत और श्याम धाराओं का मिलन प्रयागराज में संगम पर होता है। क्या ऋग्वेद में इसी श्वेत और श्याम धारा के संगम में डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्ति की बात कही गई है? करीब 2500 साल पहले लिखे गए बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में कहा गया है कि अत्याचारी लोगों को प्रयाग में स्नान के बाद भी मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब 2500 साल पहले भी संगम में डुबकी लगाने पर मोक्ष की मान्यता थी। इसी तरह मत्स्य पुराण में हर साल माघ में संगम स्नान से मोक्ष की बात कही गई है, तो पद्म पुराण में उल्लेख है कि संगम के जल के आचमन से ही मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष, पुण्य, अमृत तत्व हासिल करने की लालसा लोगों को महाकुंभ में संगम किनारे लाती है। महाकुंभ और कुंभ का आयोजन ग्रहों और राशियों के संयोग से तय किया जाता है। किसी कालखंड का विशेष प्रभाव होता है और किसी कालखंड का सामान्य प्रभाव होता है, किसी कालखंड का नकारात्मक प्रभाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो योग बनता है कि माघ का महीना हो, अमावस्या की तिथि हो, सूर्य चंद्र दोनों मकर राशि में हो, गुरु वृष राशि में हो, तब कुंभ का योग प्रयाग में बनता है। और ये जो योग है इसकी विशेषता ये है
कि इसमें थोड़ा भी करो तो बहुत हो जाता है, इतना बहुत कि गिन नहीं सकते। माने 1 महीना यहाँ पर रह करके जो जब तप करेगा उसको ब्रह्मा जी के 1 दिन माने 1 कल्प तक जब तप करने का फल मिल जाएगा। कुंभ की तिथियां हजारों साल से ग्रहों की स्थिति के आधार पर तय होती रही हैं। बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में हो तब गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम किनारे कुंभ लगता है। सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति के विशेष ज्योतिषीय स्थितियों के आधार पर कुंभ की तिथि तय होती रही है। दरअसल पौराणिक कथाओं में सागर मंथन से निकले जिस अमृत कुंभ का जिक्र है उसमें 4 देवताओं का खास तौर से जिक्र है। कहा गया है कि अमृत के लिए देव असुरों के बीच संग्राम के दौरान देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कौवा के भेष में अमृत कलश लेकर उड़ गए। उनके साथ 4 और देवता भेजे गए जिन्हें खास जिम्मेदारी दी गई। चंद्रमा को कलश से अमृत छलकने से बचाने की जिम्मेदारी दी गई। सूर्य को कलश टूटने से बचाने का काम सौंपा गया। बृहस्पति को राक्षसों को रोकने की ड्यूटी दी गई तो शनि को यह देखना था कि कहीं जयंत खुद ही सारा अमृत ना पी जाए। लेकिन छीना झपटी और भागम भाग में 4 जगहों पर अमृत की बूंदें छलकी जो खास जगहों पर पवित्र नदियों पर गिरी और जहां खास ग्रह गोचर और राशियों के मेल के साथ हर 12वें साल महाकुंभ लगता है। यानी भारत में हर तीसरे साल तय 4 जगहों में से कहीं ना कहीं कुंभ लगता रहता है। ये कुंभ का पौराणिक संदर्भ है। अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भों को तलाशें तो निश्चित रूप से ऋग्वेद से हमको उस जगह की महत्ता, ऋग्वेद के खिल सूक्त में उन 2 नदियों के संगम, श्वेतवर्णी और श्यामवर्णी जल का जहां पर संगम होता है उस जगह पर स्नान करने को बहुत पवित्र बताया गया है। ये कब से होता आ रहा है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर पौराणिक ग्रंथ इशारा करते हैं कि खास जगहों पर पवित्र नदियों में खास तिथियों को स्नान की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। इसमें गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी को एक बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वेदों में गंगा यमुना का वर्णन है कि एक शीत धारा एक श्याम धारा दोनों आके प्रयाग में मिलती हैं। फिर बाद के जितना साहित्य है अलग अलग समय में रचा गया उसमें भी यही वर्णन मिलता है। सीता सीते सरिते यत्र संगते, ये वेद कह रहा है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, ये तुलसीदास जी 400-450 साल पहले कह रहे हैं। और आज जब हम वहाँ जाके खड़े होते हैं हमको भी वही श्वेत श्याम धारा दिखाई देती है संगम में। इसका मतलब क्या हुआ कि अनादिकाल से ये धारा ऐसे ही चल रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब वैदिक काल का जो व्यक्ति होगा अगर उसको कालखंड के अनुसार देखें तो उस समय जो वहाँ खड़ा हुआ उसको भी वही धारा दिखी और आज भी हमको भी वही धारा दिख रही है। इसका मतलब कि पुरातन होकर के भी हम नित नवीन हैं। प्रयाग का जिक्र महाभारत और पुराणों में मिलता है लेकिन कुंभ मेले का जिक्र नहीं मिलता है। बौद्ध साहित्य भी प्रयाग में त्रिवेणी में डुबकी से मोक्ष की बात का जिक्र करते हैं। बाद के पौराणिक साहित्य में संगम पर स्नान के महत्व की बातें लिखी गई हैं। संगम में डुबकी को आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि में मोक्ष का रास्ता बताया गया है, लेकिन संगम में डुबकी को विद्वान अपने अपने तरीके से देखते हैं। कुंभ में भी जब प्रत्येक व्यक्ति डुबकी लगाएगा, आचमन करेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति पर प्रार्थना उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना है। वो सामूहिक प्रार्थना वहां इकट्ठा होकर नहीं करता। हमारे यहां जो है जो कम्युनिकेशन ऑफ टू गॉड है वह 1 to 1 है और 1 to 1 में यह संवाद उसका अपने ईश्वर से व्यक्तिगत होता है और उसका मोक्ष भी व्यक्तिगत है। यह ऐसा नहीं है जैसा अन्य धर्मों के अंतर्गत है कि डूम्सडे आएगा, कयामत के दिन आएगा, फिर सब एक उठ खड़े होंगे, फिर उनका फैसला होगा। यहां तो सनातन के अंतर्गत मरने के बाद मोक्ष नहीं है। हमारे यहां तो सनातन में सायुज्य मुक्त है, यानी कि जीते जी, जब आप जी रहे हैं जीते जी भी अगर आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और वो ज्ञान क्या है?
वो सनातन का ज्ञान है। गुप्त काल में सभी पुराणों का, अष्टादश पुराणों का फाइनल संकलन हुआ, फाइनल कंपाइलेशन हुआ, अंतिम रूप से संकलन हुआ। इसलिए गुप्त काल में कहा जाता है कि गुप्त काल ऐसा पीरियड है जब इसको, महाकुंभ को एक ठीक से धरातल मिलता है या आधार मिलता है और वहां से महाकुंभ की शुरुआत होती है। गुप्त काल में महाकुंभ को एक मुखर पहचान मिली। इससे प्रतिष्ठित धार्मिक मंडली का दर्जा दिया गया। इससे धीरे धीरे महाकुंभ सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में साधु संतों के साथ गृहस्थों को भी अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन इसका दायरा आज की तुलना में बहुत छोटा था। लेकिन पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के दौर तक महाकुंभ मेला भारतीय जनमानस के बीच एक बहुत चमकदार पहचान बना चुका था। लेकिन आदि शंकराचार्य के दौर में महाकुंभ का वैभव या ख्याति कई गुना बढ़ी। इससे सनातन परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाने लगा। इतिहास के कई पड़ावों से होते हुए महाकुंभ आगे बढ़ता रहा। समय चक्र के साथ साधु संत सन्यासी गृहस्थ अपने अपने तरीके से महाकुंभ की व्याख्या करते रहे और उसमें अपने लिए अमृत तत्व और मोक्ष खोजते रहे। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री हेनसांग यहाँ की परंपराओं से बहुत प्रभावित थे। हेनसांग ने भारत में ज्ञान के बड़े केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ संगम पर स्नान का भी जिक्र किया है। बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में हेनसांग के हवाले से लिखा गया है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयागराज में संगम पर माघ महीने में अपनी संपत्ति दान करते थे। प्रयागराज में हर 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। हेनसांग करीब 15 वर्षों तक भारत में रहे। ऐसे में माना जाता है कि प्रयागराज में संगम पर राजा हर्षवर्धन की संपत्ति दान का जो जिक्र है वो उन्होंने अर्धकुंभ और महाकुंभ में किया होगा। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की थी। उसी दौर में महाकुंभ को भव्यता मिली। गृहस्थों के बीच कुंभ में अमृत तत्व हासिल करने के विचार को विस्तार मिला। इसी तरह मुगल शासक अकबर ने भारतीय परंपरा में प्रयाग और कुंभ के महत्व को गहराई से समझा और कड़ा यानी आज के प्रयाग को अपनी सल्तनत का सूबा बनाया, वहां शहर भी बसाया। अकबर ने महाकुंभ के आयोजन में भी दिलचस्पी दिखाई थी। इसके लिए खास अफसर भी नियुक्त किए, जिन्हें कुंभ के दौरान घाटों के निर्माण से लेकर साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इतिहासकारों का एक वर्ग ये भी मानता है कि प्रयागराज में कुंभ के आयोजन पर शाही खजाने से जितना खर्च हुआ उससे लगभग डबल से ज्यादा आमदनी हुई। भारतीय जनमानस के बीच महाकुंभ की अहमियत को मुगलों में अकबर ने बहुत अच्छी तरह समझा। अकबर के दिमाग में एक बात शीशे की तरह साफ थी कि अगर भारत में मुगलिया सल्तनत के पैर जमाए रखना है तो यहाँ की परंपराओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसी कड़ी में मुगल बादशाह अकबर ने महाकुंभ के आयोजन से सल्तनत को जोड़ लिया। घाटों के निर्माण से लेकर साफ सफाई के काम में मुगलिया सल्तनत के अफसर और कर्मचारी लगाए गए। मुगल साम्राज्य के समय में कई मुगल राजा जैसे अकबर साहब ने भाग भी लिया महाकुंभ मेला में, और दूसरे मुगल राजाओं ने ये घाट बना दिए, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद किए। अकबर के समकालीन रहे अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि 1567 में मुगल बादशाह हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन यानी कुंभ मेला देखने के लिए प्रयाग पहुंचे थे। इतिहासकारों के एक वर्ग का दावा है कि अकबर के शासनकाल में कुंभ मेले से लगान वसूलने की शुरुआत हुई। बाद में हिंदुओं की मांग पर कुंभ में वसूला जाने वाला टैक्स अकबर द्वारा ही खत्म करने की बात भी सामने आती है। आर्थिक लाभ की भावना से मुगलों ने इन तीर्थयात्रियों पर कर लगाए, और मुगल काल का इतिहास क्या कहें, मुस्लिम काल का इतिहास अगर देखें पूरा, तो उस पर एक पिलग्रिम टैक्स यानी कि तीर्थ यात्रा कर वो लगाया जाता था, और तीर्थ यात्रा कर बहुत होता था।
कुंभ के साथ जितने भी हमें संदर्भ प्राप्त होते हैं, खुलासतुल तवारीख में संदर्भ है, चहार गुलशन में है, उसमें एक चीज़ तो है कि कुंभ अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपने पूरे वैभव के साथ थोड़े कमोबेश होते हुए चलता रहा और बहुत परिस्थितियां उस पे, इस तरह की परिस्थितियां उस पे काम नहीं कर पाई। वैसे भी उस वहां से प्रभावित होकर अकबर तो कम से कम तीर्थयात्रा कर समाप्त करता है। उसके पहले तीर्थयात्रा कर लगाया जाता था, बहुत लंबे समय तक मुगल काल में तीर्थयात्रा कर लगाया गया। सल्तनत काल में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जब इन स्थितियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। तो इन स्थितियों में कुंभ का आयोजन लगातार होता रहा। मुगल शासन में तीर्थ पुरोहितों को दान में जमीन का जिक्र भी इतिहास की किताबों में मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1589 के इलाहाबाद महाकुंभ पर शाही खजाने से करीब 19,000 मुगलिया सिक्के खर्च हुए, जबकि आमदनी हुई करीब 41,000 मुगलिया सिक्कों की, यानी खर्च से 2 गुना से अधिक कमाई। यानी मुगलों के लिए कुंभ मेला कमाई का भी मौका था। इतिहास गवाह रहा है कि मुगलों के दौर में आज का प्रयाग उनकी सल्तनत का कितना अहम सूबा था। मुगलों के दौर में ग्रहगोचर और राशियों के मेल के हिसाब से कुंभ मेला लगता रहा। आदि शंकराचार्य के दौर में भ्रमण और तीर्थाटन के जरिए भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों के लोगों का रिश्ता जोड़ने का जो सिलसिला आगे बढ़ा, वो लगातार आगे बढ़ रहा था। महाकुंभ विविधता वाले विशालकाय भारत का आपस में मोक्ष और अमृत तत्व की चाह में मेल करा रहा था। अंग्रेजों ने भी भारतीय जनमानस के बीच महाकुंभ मेले के महत्व को न सिर्फ गंभीरता से महसूस किया, बल्कि कमाई के एक अवसर के रूप में भी देखा। कुंभ सिटी प्रयाग नाम की एक किताब है जिसे लिखा एस.के. दुबे ने। इस किताब में एक चैप्टर है कुंभ इन 1822। एक पर्शियन स्कॉलर के हवाले से इसमें लिखा गया है कि 1822 का कुंभ बहुत फीका था और इंतजाम भी कुछ खास नहीं था। अंग्रेजों ने कुंभ आने वाले हर तीर्थयात्रियों पर 1 रुपया 4 आने का टैक्स लगा दिया था। बिना टैक्स दिए संगम में डुबकी लगाना असंभव जैसा था। तब 1 रुपया में किसी सामान्य परिवार का महीने भर का राशन आ जाता था। कुंभ तीर्थयात्रियों पर टैक्स सिस्टम का कड़ा विरोध हुआ। साल 1828 में हरिद्वार कुंभ के बेहतर आयोजन के लिए तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने 1,000 रुपए दिए थे, पर अंग्रेजों के लिए कुंभ किसी आश्चर्य से कम नहीं था। वो समझ नहीं पाते थे कि कुंभ में बिना किसी सूचना तंत्र के या बिना किसी आमंत्रण निमंत्रण के इतनी भारी संख्या में साधु सन्यासी तय जगह पर निश्चित तिथियों पर जमा कैसे हो जाते हैं। दरअसल कुंभ में अमीर गरीब राजा साहूकार सब पहुंचते थे। ऐसे में अंग्रेजों के लिए कुंभ कारोबार का एक मौका लेकर भी आता था। हालांकि तब कुंभ में कारोबार का दायरा शायद बहुत सीमित रहा होगा। 1857 की क्रांति के बाद कुंभ को लेकर अंग्रेज बहुत सतर्क हो गए। उन्हें डर सताता रहता था कि कहीं कुंभ से क्रांति की ज्वाला न भड़क जाए। अंग्रेजों ने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें यहाँ की समृद्धि दिखी। साथ ही उन्होंने यहाँ की ज्ञान परंपरा, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के महाकुंभ को भी देखा। अंग्रेज इस बात से दंग थे कि आखिर अपने खर्च पर लोग एक साथ इतनी बड़ी तादाद में जुट कैसे जाते हैं। महाकुंभ में धन कुबेर भी पहुंचते थे और आधा टन ढके सामान्य तीर्थयात्री भी। अंग्रेजों को लगा कि महाकुंभ के महाजुटान में भी कमाई की जा सकती है। अंग्रेजों ने 1810 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत माघ मेले में टैक्स वसूली का सिस्टम शुरू किया। तीर्थयात्रियों, संतों और तीर्थ पुरोहितों से टैक्स वसूला जाने लगा। अंग्रेजों के जमाने में तो एक महिला है फैनी पार्क्स। फैनी पार्क्स के जो पति थे वो कस्टम कलेक्टर के असिस्टेंट थे यहाँ प्रयाग में। उन्होंने अपनी एक डायरी लिखती थी। 1822 से 1845-46 तक वो यहाँ रही प्रयाग में। और उस डायरी में उन्होंने उल्लेख किया है कि किस प्रकार से वो यहाँ पर अंग्रेज भी टैक्स लेते थे
और अंग्रेज जो टैक्स लेते थे वो प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपया लेते थे। ये सही है कि 1857 के महासमर में एक बड़ी भूमिका, क्योंकि वहां पर लोग जुटते थे और सारी परिस्थितियों पर, समाज की परिस्थितियां हो, संस्कृति की हो, धर्म की हो, उन पे विमर्श होता था, उन पे चर्चा होती थी। तो एक जो अखाड़े थे, उन अखाड़ों के आज भी आप ध्वज देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, कई ध्वजों में आज भी सैनिकों के फोटो लगे हुए हैं। जो उस समय 1857 के महासमर में एक बड़ा विमर्श ये उभर के आया कि उसको करने में वहां पर बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी जो योजना बनाई गई थी वो उस समय बनाई गई थी। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बहुत सतर्क हो गए थे। उन्हें हमेशा डर सताता रहता था कि कहीं महाकुंभ से कोई क्रांति की चिंगारी को फिर से हवा न देने लगे। ऐसे में कुंभ में अंग्रेजों ने बहुत निगरानी बढ़ा दी। पंडों से कहा गया कि वो अपने तंबुओं में ऐसे लोगों को न रहने दें जिन्हें पहले से वो नहीं जानते हों। ऐसे में कल्पवासियों और पंडों को भी शर्तों के दायरे में लाने की कोशिश हुई। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि कम से कम लोग महाकुंभ में पहुंचे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था तीर्थयात्रियों पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स। यहाँ के तट पर जो लोग आते थे तो वो अपना सिर मुड़वाते थे, तो यहाँ के जो हमारे नाई लोग थे वो सिर मुड़ते थे, तो उन नाइयों पर भी टैक्स लगाया गया जो कि उन सिरों को, उन लोगों के बाल मुड़ा करते थे। और इसी क्रम में जो रीवा के महाराजा हैं उनका जिक्र भी आता है कि वो जब यहाँ तीर्थराज में स्नान करने आए तो यहाँ स्नान तो किया नहीं, तो उनके सैनिकों ने, जो 5000 सैनिक थे, उन्होंने सिर मुड़वाया। जब सिर मुड़वाया तो अंग्रेजों ने उनके पास बिल भेज दिया 5000 टैक्स का। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो 1000 ही लोग गए थे, तो अब मैं इतना पैसा तो नहीं दूंगा। तो उसके बाद उनका नहीं आपको देना पड़ेगा। और फिर मामला तय हुआ 1000 रुपए पे। और जब 1000 रुपए भी तय हुआ तो राजा इससे नाराज हो गए और उन्होंने आगे की यात्रा, अपनी तीर्थ यात्रा जो थी प्रयाग की, उसको स्थगित कर दिया। अंग्रेजों ने महाकुंभ मेले में तीर्थयात्रियों के भीड़ को देखते हुए सतर्कता के साथ साथ स्नान घाटों के निर्माण और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया। साल 1918 के प्रयाग महाकुंभ में महात्मा गांधी के भी संगम में डुबकी लगाने की बात सामने आती है। ब्रिटिश इंडिया में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ कम करने के लिए उस क्षेत्र के लिए रेलवे ने टिकटों की बिक्री रोक दी। अंग्रेजों ने महाकुंभ मेले को एक और बहुत हद तक कानून व्यवस्था के मुद्दे की तरह देखा, दूसरी ओर कमाई के मौके के तौर पर। ऐसे में भारत में कदम पड़ने के बाद से अंग्रेज महाकुंभ को हमेशा अलग अलग लेंस से देखने की कोशिश करते रहे। एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1882 के प्रयाग कुंभ में अंग्रेजों ने खर्च तो किए करीब 20,000 रुपए, पर कमाई लगभग 50,000 रुपए। बाद में कुंभ की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाने लगी। कुंभ के आयोजन से जुड़े इंतजाम और भीड़ को संभालने के लिए खास अफसरों की तैनाती होने लगी। आजादी की लड़ाई के दौरान कुंभ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मेल मुलाकात और लोगों को अपने साथ जोड़ने का जरिया बना। समय के साथ कुंभ भी आगे बढ़ता रहा और भारत ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। आजाद भारत में पहले महाकुंभ का आयोजन साल 1954 में प्रयागराज में हुआ, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कल्पवास किया था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी कुंभ मेले में पहुंचे थे। समय के साथ होते बदलावों को स्वीकार करते हुए महाकुंभ देश की एकता और एजेंडा को आगे बढ़ाता रहा। आजादी के बाद साल 1954 में पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ तो साधु संतों के साथ सामान्य तीर्थ यात्रियों में भी गजब का उत्साह था। तब सरकार ने उसके लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट रखा था। कुंभ की तैयारियां तब के यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत खुद देख रहे थे। संभवतः पहली बार कुंभ में तीर्थ यात्रियों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए गए। मेला में खोए लोगों को मिलाने के लिए लाउड स्पीकर लगाया गया। बिजली की रोशनी से महाकुंभ मेले में उस दौर के हिसाब से परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम दिखा। आजाद भारत के पहले कुंभ में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बतौर कल्पवासी पहुंचे। उनके लिए संगम किनारे किले में
प्रेसिडेंट व्यू बनाया गया था। तब के पीएम पंडित नेहरू ने मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाई। लेकिन इन सब बातों से इतर आजादी के बाद पहले महाकुंभ की चर्चा होती है भगदड़ की वजह से। एक हाथी के नियंत्रण से बाहर होने के बाद ऐसी भगदड़ मची जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आजाद भारत के पहले महाकुंभ में भगदड़ के बाद मुख्य स्नान पर्वों के दिन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के एंट्री पर रोक लगा दी गई। तब देश की आबादी करीब 38 करोड़ थी और 1 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। साल 1977 में इमरजेंसी के दौरान ही महाकुंभ मेला लगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ के दौरान 19 जनवरी को संगम में पवित्र स्नान के लिए करीब 1.5 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचे। इसी तरह कुंभ दर कुंभ तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती गई और कुंभ भी परंपरा के साथ बदलावों को स्वीकार करता गया। जब मैंने जो कुंभ देखा तो लोग बैलगाड़ियों में अपना पुआल लेकर, और पुआल नहीं, तब उज्ज्वला गैस नहीं थी, मिट्टी का चूल्हा लेकर, रजाई लेकर, तब प्लास्टिक की कुर्सी नहीं थी, मचिया लेकर, तंबू लेकर, अपना अपना लकड़ी लेकर वो जाते थे। और वह उनका जो कल्पवास था जिसमें वह व्रत रखते थे, एक वक्त भोजन करते थे, 2 वक्त स्नान करते थे गंगा जी में, और उसके बाद वह साधु संतों के साथ उनके उन समागमों में शामिल होते थे। लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये इवॉल्विंग है, और जो सनातन धर्म है वो पुस्तक का धर्म नहीं है, वह नित्य का जो घटनाएं घट रही हैं, जो ज्ञान हो रहा है, जिसको सनातन कहता है, वेद वचन हमारे हैं, आनो भद्राकृतो यंतु विश्वतः। रोज नई घटनाएं घट रही हैं, रोज नए विज्ञान के नए आविष्कार हो रहे हैं, तो सनातन सबको स्वीकार करता चलता है। साल 2001 के महाकुंभ में अयोध्या के प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल रखा गया, तो साल 2013 के महाकुंभ में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। साल 2019 के अर्ध कुंभ में मोक्ष की कामना लिए करीब 25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। सत्ता में चाहे कोई भी रहा हो, सबने कुंभ की कामयाबी में अपना मोक्ष और कल्याण देखा। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। हमारे देश में चुनी हुई सरकार की ताकत है यहाँ की आम जनता, जिनके कल्याण के लिए काम करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पर जरा सोचिए, सनातन परंपरा और महाकुंभ का दर्शन क्या है? हर आदमी के वजूद, समझ और तौर तरीके का सम्मान, बिना किसी बाहरी दबाव के खुद को अनुशासित करने का फलसफा, किसी से कुछ लेने की ख्वाहिश के बजाय अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों के लिए कुछ करने की सोच, किसी पुरानी चीज का बिना विरोध किए नई चीज को स्वीकार करना, चाहे वो भौतिक हो या फिर ज्ञान की धारा, चाहे परंपरा हो या आधुनिकता। यही सोच तो भारत की आत्मा और एकता की प्राण वायु रही है, जिसे कुंभ और महाकुंभ जैसे महामंच ने सदैव आगे बढ़ाया है। भले ही काल चक्र के हिसाब से महाकुंभ के भौतिक स्वरूप में बदलाव आता रहा हो, लेकिन आत्मा आज भी वही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।